स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट यानी कि बाजार का वर्गीकरण देखा था। उसमें हमने एक टाइप था वर्गीकरण का जिसमें था कंपटीशन के बेस पे आपके मार्केट, राइट। और कंपटीशन के बेस पे हमने मार्केट देखी, उसमें एक मार्केट था परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो उसके बारे में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन का अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा बायर और सेलर होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रेता और विक्रेता होते हैं और उनके बीच में इतना कंपटीशन होता है, यानी कि हम कह सकते हैं परस्पर या म्यूचुअल इतना कंपटीशन होता है कि कोई भी व्यक्तिगत रूप से यानी कि अपने पर्सन रूप से वो मार्केट की डिमांड या सप्लाई को इफेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि ना तो वो सप्लाई को इफेक्ट कर पाएंगे सेलर और ना परचेजर है वो डिमांड को इफेक्ट कर पाएंगे। करते हैं डेफिनेशन की। परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट इन विच देयर आर मैनी फर्म सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट विथ नो फर्म लार्ज इनफ रिलेटिव टू द इंटायर मार्केट टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस। देखिए, कोई भी कह सकते हैं जिस परफेक्ट कंपटीशन की या हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति की, उसमें आप देखते हैं कि सारी की सारी जो फर्म्स होती हैं यानी कि जो फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेचती है यानी कि एक ही वस्तु को बाजार में बेचती है, जिससे कि किसी भी फर्म की ये स्थिति नहीं होती है कि वो बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। यानी कि कोई भी फर्म है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है मार्केट प्राइस को, राइट। ये डेफिनेशन थी प्रोफेसर लेफ्टविच की। इससे आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो फर्म्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि जो फर्म्स होती हैं, जो फर्म्स का ग्रुप क्या होता है वो कहलाता है इंडस्ट्री। यानी कि अगर हम इस पूरे सर्कल में अलग अलग इन सभी फर्म्स की बात करें और इन सब फर्म्स की एक साथ बात करें तो ये तो कहलाता है आपका इंडस्ट्री, राइट। और ये जो पर्टिकुलर आपको यूनिट दिख रही हैं ये सारी अंदर, वो सारी क्या कहलाता है, फर्म्स कहलाती हैं, राइट। तो ये अगर फर्म्स के ग्रुप की बात करें तो वो इंडस्ट्री बन जाएगा, उद्योग बन जाएगा। और अगर हम उस उद्योग के अंदर ये पर्टिकुलर फर्म की बात करें तो वो सारी की सारी क्या होती है, फर्म होती हैं। क्लियर है। तो फर्म इतनी ज़्यादा संख्या में होती हैं और इतनी ज़्यादा वो क्या करती हैं, ये सभी अपनी अपनी सप्लाई करती हैं। इसीलिए एक फर्म जो है वो फर्म जो है पूरी आप कह सकते हैं इंडस्ट्री की जो सप्लाई रहती है उसको इफेक्ट या उसको प्रभावित नहीं कर सकती है, या उसकी मार्केट जो बाजार में जो वस्तु सेल हो रही है या जो वस्तु बिक रही है उसकी प्राइस को ये इफेक्ट नहीं कर सकती एक पर्टिकुलर फर्म। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा फर्म्स होती हैं, इसीलिए वो सप्लाई को इफेक्ट नहीं करेगी, ना ही उसकी प्राइस को इफेक्ट करेगी, यानी कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती जो वस्तु वहाँ पे बिक रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल फीचर्स इसमें से निकल के आ रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में। तो चलिए इसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अभी हमने बात की थी ये इंडस्ट्री होती है और ये अंदर जितनी भी छोटी छोटी फर्म्स इसके अंदर होती हैं। ठीक है। इंडस्ट्री जो होती है वो ग्रुप ऑफ फर्म होती है, इसीलिए जो इंडस्ट्री है वही प्राइस को क्या करती हैं, डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है। कीमत का निर्धारण इंडस्ट्री के द्वारा कर दिया जाता है और अंदर जितनी भी फर्म है वो प्राइस टेकर होती है, यानी ये जो फर्म होती हैं ये कीमत जो यहाँ पे इंडस्ट्री ने निर्धारित कर दी है तो फर्म यहाँ पे क्या करेगी, सिर्फ प्राइस को एक्सेप्ट करेगी, प्राइस को टेकन यानी कि प्राइस को स्वीकार करेगी। क्लियर है। तो प्राइस डिसाइड करने वाले का हक जो है वो किसके पास रहता है, पावर इंडस्ट्री के पास रहता है। और फर्म क्या करती है कि जो इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड की है उसको फर्म क्या करेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, यानी कि प्राइस टेकर कहलाएगी। कौन कहलाएगी, फर्म। और प्राइस गिवर कौन कहलाएगा, यानी प्राइस कीमत देने वाला कौन कहलाएगा, इंडस्ट्री कहलाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, और पहला फीचर्स है लार्ज नंबर बायर एंड सेलर। बहुत ज़्यादा संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं।
इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा बायर और सेलर होने की वजह से कोई भी इंडिविजुअल बायर यानी व्यक्तिगत रूप से कोई भी क्रेता, एक क्रेता की बात कर रहे हैं कि कोई भी बायर है वो डिमांड को चेंज नहीं कर सकता, पूरे बाजार की मांग को नहीं प्रभावित कर सकता। और यहाँ पे जब आपने देखा कि बहुत ज़्यादा सेलर होते हैं तो कोई भी एक पर्टिकुलर सेलर यानी एक व्यक्तिगत रूप से एक विक्रेता वो सप्लाई को इफेक्ट नहीं कर सकता। तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, और वो जो बायर होता है एक कोई भी इतने बायर में से एक बायर जो है वो बहुत ही कम मात्रा में क्या करता है, खरीदता है। तो इसका मतलब है कि वो डिमांड को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, उसके नहीं खरीदने पर डिमांड जो है वो इफेक्ट नहीं होगी। उसी तरह से अगर कोई सेलर है, वो सेलर अगर वस्तु को नहीं बेच रहा है तो इससे सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सप्लाई है, जो वो एक पर्टिकुलर सेलर सप्लाई कर रहा है वो एक बहुत छोटी मात्रा में, एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी में सेल कर रहा है, राइट। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलर है तो सारे सेलर छोटी छोटी क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बहुत छोटा पार्ट सेल कर रहे हैं प्रोडक्शन का, इसीलिए वो सप्लाई को इफेक्ट नहीं करेंगे, राइट। सेकेंड पॉइंट है होमोजेनियस प्रोडक्ट, यानी जितनी भी फर्म्स हैं वो सारी की सारी एक समान वस्तुओं का उत्पादन करेगी और एक समान वस्तुओं का क्या करेगी, सेल करेगी। क्लियर है आपको? यानी जो फर्म कमोडिटीज़ को सेल करेगी वो साइज़, क्वालिटी, हर चीज़ से वो एक जैसी रहने वाली हैं। इसीलिए यहाँ पे जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस को, यानी कि जो कीमत है उद्योग के द्वारा जो निर्धारित की जाती है कीमत, उस कीमत से ज़्यादा पैसे नहीं वसूल करती हैं अपने कस्टमर से, अपने ग्राहक से। कौन नहीं करती हैं? फर्म। जो फर्म होती हैं वो ज़्यादा प्राइस नहीं लेती हैं, ठीक है, ज़्यादा प्राइस नहीं लेती हैं। किससे? कस्टमर से। क्यों नहीं लेती हैं? क्योंकि अगर उसने ज़्यादा प्राइस कस्टमर से लिया तो ये कस्टमर किसी और फर्म के पास खरीदने चला जाएगा, क्योंकि सारी वस्तुएं तो एक जैसी हैं, तो एक ही कीमत पे ये क्या करते हैं, कस्टमर को सेल करते हैं। और ये जो प्राइस फर्म जो सेल कर रही है जिस प्राइस पे, इसका डिटर्मिनेशन कौन करता है? इंडस्ट्री करती हैं। ये ध्यान रखना, उद्योग करता है, फर्म नहीं कर पाएगी। यहाँ पे फर्म प्राइस डिटरमाइन नहीं करेगी, फर्म तो सिर्फ एडजस्ट कर सकती है, समायोजन कर सकती है, लेकिन फर्म जो यहाँ पे प्राइस डिसाइड करने का हक, जो पावर है, वो इंडस्ट्री के पास रहेगा। क्लियर है? इसके बाद में थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। देखिए, फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म का मतलब होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, यानी परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म जब चाहे इंडस्ट्री से अलग हो सकती है, यानी उद्योग से अलग हो सकती हैं, और जब आना चाहती हैं तो वो आराम से एंट्री कर सकती हैं। यानी उद्योग में फर्म के प्रवेश में यानी एंट्री में और एग्जिट यानी निकासी पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। और यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन फर्म में, यानी परफेक्ट कंपटीशन का जो आप कह सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता का जो बाजार होता है, उसमें लंबे समय में, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टाइम में हमेशा जो फर्म्स रहेंगी उनको लॉन्ग टाइम में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ होगा। क्यों सामान्य लाभ होगा? क्योंकि देखिए, यहाँ पे फर्म जो है वो एंट्री कब करेगी? कोई भी फर्म उद्योग में कब आना चाहती है? किसको देख कर आती है? प्रॉफिट को देख के आती है, लाभ को देख कर आती है। हम लंबे समय की, लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टाइम में कोई भी फर्म प्रॉफिट को देख कर एंट्री करती है। और एग्जिट कब होती है, जाती कब है ये देखती है लॉस को, हानि को देखकर वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो यानी कि इसीलिए जब देखिए, सामान्य लाभ का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे प्रॉफिट देखकर कोई भी फर्म अंदर एंट्री करेगी तो यहाँ पे किसी को भी ज़्यादा लाभ होने की संभावना नहीं रहेगी, इसीलिए लॉन्ग टाइम में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब एग्जिट हो जाती है, कभी कभी लॉस होता है तो वो क्या करेगी, बाहर चली जाएगी फर्म्स, ठीक है। तो बाहर चली जाएगी तो जितनी फर्म्स बचेगी उन सबको क्या होने वाला है, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि सारा कुछ लॉस तो वो जो लॉस जिस फर्म को मिला है वो बाहर जाने लग गई, तो इससे जो बची हुई जो रिमेनिंग फर्म है उनको क्या होने लगेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन के लॉन्ग टाइम पीरियड में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ की प्राप्ति होती हैं, राइट। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये फीचर्स किसका है, फ्रीली एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म किसमें होगा, परफेक्ट कंपटीशन में। क्लियर है? अब बात करते हैं परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। यहाँ पे जो भी आप कह सकते हैं बाजार की जो परफेक्ट नॉलेज होगी वो
परचेज़र और जो आपके सेलर होंगे उनको रहेगी। यानी कि कोई भी विक्रेता हुआ चाहे कोई भी क्रेता हुआ वो ज़्यादा प्राइस नहीं ले सकता है अपने कस्टमर से। यानी कि इस परफेक्ट कंपटीशन में जो हम कह सकते हैं शोषण करने की जो प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो अगर कोई सेलर है वो ज़्यादा प्राइस लेकर कस्टमर का शोषण कर दे तो वो प्रवृत्ति परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होती है। ध्यान रखिएगा क्यों नहीं होती, क्योंकि उनको परफेक्ट नॉलेज होता है कस्टमर को। क्यों परफेक्ट नॉलेज का मतलब है उसे पता है कि कौन ये प्राइस क्या रहेगी, ठीक है, उसको कीमत का पूरा पता रहता है, इसीलिए उसका शोषण नहीं हो सकता। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म प्राइजेस। देखिए यहाँ पे एक समान प्राइस क्या होगी, रहेगी। आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन यानी कि जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा वो किसके द्वारा होता है, इंडस्ट्री के द्वारा। कीमत निर्धारण होता है आपका इंडस्ट्री के द्वारा, और जो फर्म होती हैं वो क्या करती हैं, उस प्राइस को क्या करेगी, टेकन यानी कि सिर्फ लेगी, यानी एक्सेप्ट करेगी, स्वीकार करेगी। इसीलिए पूरे बाजार में एक जैसी प्राइस कीमत रहती है, यानी एक समान कीमत का उसमें रहता है, ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी फर्म्स रहेगी वो एक समान कीमत पर क्या करेगी, सेल करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपने ये पता चल गया होगा कि यूनिफॉर्म प्राइसेस यानी कि एक समान कीमत रहेगी। पूर्ण प्रतियोगिता के लॉन्ग टाइम पीरियड में जो कीमत है वस्तु की वो एक समान रहती है। क्रेता भी एक ही वस्तु पर क्या करते हैं, एक ही कीमत पर वस्तु का क्रय करते हैं, यानी एक ही। बात करते हैं नेक्स्ट, लैक ऑफ पर्सन कांटेक्ट, यानी कि निजी संबंध या कह सकते हैं निजी संपर्क का अभाव। परफेक्ट कंपटीशन में हम कह सकते हैं क्रेता और विक्रेता के बीच में हाई लेवल का कंपटीशन रहता है, यानी कि परस्पर प्रतियोगिता रहती है। इसीलिए कोई भी परचेज़र उसे परचेज करना चाहेगा जो वो उस वस्तु को जो उद्योग के द्वारा निर्धारित है उससे कम पर उसको सेल कर रहा है। तो कोई भी परचेज़र वहाँ जाना पसंद करेगा जहाँ पे उसे कुछ फ़ायदा हो, यानी कि कम पैसों में मिल रहा हो। और कोई भी सेलर उस परचेज़र को सेल करना चाहेगा जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए, ठीक है। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वांटिटी में सेल करेगा उस कस्टमर को जो उसे अधिकतम प्रॉफिट देने की संभावना दिखेगा। यानी कि यहाँ पे परचेज़र और जो सेलर है उनके बीच में कोई भी कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से कोई भी संपर्क नहीं रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी निष्पक्ष भाव से ये परचेज और सेल करते हैं, उनके बीच में कोई भी प्रेफरेंस कह सकते हैं, कोई भी अट्रैक्शन कह सकते हैं वो नहीं रहता है परचेज़र और सेलर के बीच में। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी परिवहन लागत का अनुपस्थिति। देखिए परिवहन लागत की अनुपस्थिति का मतलब होता है परफेक्ट कंपटीशन में एक सबसे बड़ा फीचर्स है कि जो इंडस्ट्री है यानी उद्योग की जो अलग अलग जो फर्म्स हैं, अभी हमने जो फर्म की बात करी वो एक दूसरे के एकदम क्लोज होती है, एकदम नज़दीक होती हैं, इसीलिए वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं रहती है। यानी कि वस्तुओं की जो कीमत होती है वो स्थिर और समरूप रहती है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसमें नहीं होने की वजह से जो प्राइस है उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता है, यानी कीमत में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता, इसीलिए प्राइस एक जैसी रहती है। इसका मेन कारण क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती, परिवहन लागत नहीं होने का, जो फर्म्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, एक दूसरे के पास में एस्टैब्लिश होती हैं, तो कोई भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यानी कि परिवहन लागत की संभावना नहीं रहती है, जो कि अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती तो वो प्राइस को इफेक्ट करती। क्लियर है। तो एक दूसरे के पास में एस्टैब्लिश होने की वजह से, एक दूसरे के पास में स्थापित होने की वजह से ये मान लिया जाता है कि सभी उत्पादक जो होते हैं, सभी प्रोड्यूसर जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नियर हैं, यानी कि समीप कार्य कर रहे हैं और कोई भी परिवहन लागत या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती है। क्लियर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व ऑफ द फर्म, यानी कि जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है, क्षैतिज होता है। यानी कि आपके परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज होता है। क्षैतिज का मतलब हो गया जो ओ एक्सिस आपका एक्सिस होता है उसके बिल्कुल इक्वल एक स्लिपिंग लाइन या हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लंब रेखा के रूप में होगा। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु का जो मूल्य है वो किसके बेस पे डिटरमाइन होता है, किसके बेस पे होता है, डिमांड और सप्लाई के बेस पे होता है। करता कौन है, इंडस्ट्री करता है। आपको दो चीज़ याद रखनी है, जो प्राइस होता है, जो प्राइस डिटरमिनेशन है
डिटर्मिनेशन यानी प्राइस जो कीमत निर्धारण है वो किसके बेस पे होता है, किसके आधार पे होता है, तो वो होता है डिमांड एंड सप्लाई पे। अब कौन करता है, तो कौन का आंसर क्या आएगा, इंडस्ट्री आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिस कौन सा था, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, और इंडस्ट्री है वो डिसाइड करता है। तो जिसे उद्योग की प्रत्येक फर्म को स्वीकार करना पड़ता है, फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हमारी इंडस्ट्री ने ये प्राइस रखा है। इसीलिए फर्म के लिए जो डिमांड कर होता है वो ओ एक्सेस के समांतर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये प्रेजेंट करता है कि जो निर्धारित मूल्य पर फर्म वस्तु की चाहे जितनी मात्रा का विक्रय कर सकती है। क्लियर है आपको, यानी कि ये एक प्रेजेंट कर रहा है कि एक फर्म है वो चाहे जितनी अपनी क्वांटिटी है वो सेल कर सकती है उस प्राइस पे। जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है उस डिसाइड किए हुए प्राइस पे एक जो फर्म होती है वो कितनी भी वस्तुओं को यानी प्रोडक्शन की क्वांटिटी को सेल कर सकती है। ये आपको कुछ फीचर्स हैं जो ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो आज हमने बहुत ज़्यादा ये फीचर्स का डिस्कशन किया था कि ये इतने हैं, ध्यान रखिएगा रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं रहता, परफेक्ट कंपटीशन होता है। उसमें परचेजर और सेलर को के बीच में हम कह सकते हैं कि संबंध में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, यानी कि जो क्रेता और विक्रेता है किसी भी वस्तु के उत्पादन, उसकी मात्रा, उसकी कीमत संबंधी कोई भी समझौता नहीं करते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें कि जो क्रेता है वो किसी विशेष विक्रेता से, मैंने आपको पहले भी बताया था जब आया था कि इसमें पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है, तो किसी विशेष आप कह सकते हैं सेलर से वस्तु को खरीदने के लिए अट्रैक्ट कभी नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि प्राइस इक्वल होता है, तो प्राइस एक समान होता है, इंडस्ट्री डिसाइड करती है, इसलिए गवर्नमेंट का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कस कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री, यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म और उद्योग का साम्य। देखिए आपको अभी हमने बताया कि जो यहाँ परफेक्ट कंपटीशन है उस परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिसाइड करने का पावर किसके पास रहता है, इंडस्ट्री के पास में रहता है। यानी इंडस्ट्री जो है वो प्राइस डिटर्मिनेशन करती है, प्राइस मेकर होती है, ठीक है। यानी मूल्य का निर्धारक करने वाला कौन होता है, इंडस्ट्री होती है। लेकिन ये इंडस्ट्री किसके बेस पे प्राइस डिटर्मिनेशन करती है, वो होती है डिमांड एंड सप्लाई के, यानी मांग और पूर्ति के आधार पर एक उद्योग कीमत का निर्धारण करता है। क्लियर है, तो उसी को हम एक डायग्राम से थ्रू देख लेते हैं कि कैसे प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। ये है आपका इंडस्ट्री का जो है डायग्राम है, और साथ ही में आप देख रहे हैं सेकंड डायग्राम, ये आपके फर्म का डायग्राम है, ठीक है। ये आपका सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व, और ये हम ले रहे हैं डिमांड कर्व। आप देखते हैं कि जो सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो है पॉइंट ई। क्लियर है, यानी कि मूल्य का निर्धारण किसके आधार पर होता है, मूल्य का निर्धारण होता है मांग और पूर्ति, यानी प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन द बेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से इंटरसेक्ट होगी, एक दूसरे को टच करेगी, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वो प्राइस डिटर्मिनेशन यानी कीमत निर्धारण का बिंदु बनेगा। तो देखिए यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट हुई, तो ये हमारी जो प्राइस है ये क्या कहलाएगी, कीमत, यानी ओ पी पर कीमत हमारी कितनी है, कीमत ओ पी, और क्वांटिटी कितनी सेल होगी, जब हम इस लाइन को यहाँ एक्स तक लेके जाएंगे तो ये बन गया क्यू पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू पे यानी कि ओ क्यू पे आपकी, ओ क्यू पे क्वांटिटी पे आपकी प्राइस क्या है, ओ पी, ठीक है। ओ पी का यानी ओ पी का निर्धारण जो है वो हुआ है डिमांड और सप्लाई के एक साथ इंटरसेक्ट होने पर ई पॉइंट से। ई पॉइंट से हमें पता चल गया कि हम क्या करेंगे, इतनी आपकी प्राइस है ओ पी और उतना आपका क्वांटिटी है ओ क्यू। सपोज दैट आपका डिमांड है वो बढ़ जाता है, जब डिमांड इंक्रीज हो गया यानी डी से D1 की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी मांग आपकी बढ़ जाती है। जब आपके वस्तु की मांग बढ़ती है, ठीक है, अब वस्तु की मांग बढ़ी तो आप देखते हैं सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो वहाँ पे डिमांड बढ़ने से क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होती है। ये पी से कहाँ चली गई है, P1 के ऊपर
चली गई है। तब आपने देखा जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ने की वजह से आप देखते हैं कि जो और भी इंडस्ट्री है वो अपनी और भी फर्म्स होती हैं जो क्या करती हैं, सप्लाई करना स्टार्ट कर देती है। तो इसीलिए डिमांड इंक्रीज होने पर आपकी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जब डिमांड कर्व है वो सप्लाई को यहाँ इस E1 पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये आपने देखा प्राइस इंक्रीज हुई। प्राइस इंक्रीज हुई देन हमारी क्वांटिटी भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ये Q से Q1 आ गया। अब हम कह सकते हैं OQ1 जो क्वांटिटी है, यानी OQ1 जो क्वांटिटी है उसमें प्राइस कितनी है हमारी, OP1। क्लियर है। तो यहाँ पे आपने देखा डिमांड बढ़ने पर आपकी सप्लाई भी बढ़ती है। तो सप्लाई बढ़ने क्या कारण हो गया, क्योंकि हमारी प्राइस बढ़ती है। जब प्राइस बढ़ेगी तो अब फर्म को प्रॉफिट होने लगेगा। किसी भी वस्तु का जब कीमत बढ़ता है तो उसका फ़ायदा किसको होता है, सेलर को होता है, यानी फर्म को होगा। तो फर्म अपनी सप्लाई भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर डिमांड कम हो गई, मांग आपकी E से E2 पे चली जाए, राइट। तो E2 पे जाने पर आपने देखा कि E2 पे जब डिमांड कम होती है, मांग कम होती है, तो उसकी प्राइस भी क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, और प्राइस कम होने पर आपने देखा कि प्राइस कम होने पर फर्म को क्या होने लगा, लॉस होने लगा, हानि होने लग गई। तो हानि होने पर कुछ फर्म अपनी सप्लाई नहीं करती है, देन सप्लाई भी रिड्यूस हो जाएगी। तो सप्लाई Q से Q2 पे चली गई। क्लियर है आपको। तो सप्लाई भी कम हो गई। जब आपकी मांग कम होती है, E से E2 पे आ गई है, मांग कहाँ आ गई, E से E2 पे, तो प्राइस भी P से कहाँ चला गया, P2 पे। क्लियर है। तो यहाँ पे जब डिमांड कम हुई तो हमारी डिमांड कम होने से हमारे प्राइस में भी कमी आई। तो प्राइस में जब कमी आई तब आप देखते हैं कि प्राइस में कमी आने पर नुकसान किसको हो रहा है, लॉस किसको हो रहा है, एक फर्म को हो रहा है, बेचने वाले को, कि उसका प्राइस कम हो गया है। जो उत्पादन की मात्रा, जो प्रोडक्शन वो बेच रहा था उसको लॉस होने लगा, तो प्राइस कम हुआ, तो उसकी क्वांटिटी जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। ये इंडस्ट्री के द्वारा ये सभी किया जाता है, डिमांड और सप्लाई के फोर्स पे प्राइस का डिटर्मिनेशन करता है। तो आपको ध्यान रखना है, परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री जो है वो प्राइस डिटर्मिनेटर होती है, यानी कीमत का जो निर्धारण करता है, निर्धारक करता, वो कहलाती है इंडस्ट्री। बट किस बेस पे करता है, डिमांड एंड सप्लाई। इसे हम प्राइस मेकर भी कहते हैं, क्योंकि प्राइस बनाने का काम कौन कर रही है, इंडस्ट्री करती है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं फर्म के डायग्राम की। यहाँ पे प्राइस जब P थी तो आपने देखा कि AR और MR बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फर्म क्या कर रही है, प्राइस टेकन है, यानी कि वो सिर्फ मूल्य ग्रहण करता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं OP पर हमारा क्या है, यानी कि अगर हम फर्म, इंडिविजुअल फर्म की बात करें तो मूल्य का निर्धारण सिर्फ उद्योग के द्वारा होता है। अगर इंडिविजुअल लेवल में OP पर हम देखते हैं कि हमारा OP पे AR बराबर MR, ठीक है। और उसी तरह से P1 पे देखेंगे तो AR1 इज इक्वल टू MR1, और P2 पे यानी प्राइस जब कम होती है तो AR2 बराबर MR। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ फर्म क्या कर रही है, प्राइस टेकर है, यानी प्राइस लेती है। जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड की है वो क्या करेगी, फर्म यहाँ पे लेगी। आपको ये एक मेन रीज़न इसका ध्यान रखना है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि मूल्य जो प्राइस है वो देने वाली होती है इंडस्ट्री, सभी फर्म को उसको एक्सेप्ट करना होता है। ध्यान रखिएगा, फर्म्स को ये प्राइस जो इंडस्ट्री के द्वारा यहाँ डिसाइड हुई है, उन सभी फर्म को यहाँ पे उन्हें बिल्कुल आराम से एक्सेप्ट करना है, आराम से उन्हें टेकन करना है। ये टेकर कहलाती है, इसीलिए फर्म प्राइस टेकर कहलाएगी। क्लियर है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, यही एक मेन कारण होता है कि कोई भी फर्म जो होती है इंडिविजुअल लेवल पर, उसकी वस्तु का जो कमोडिटीज़ होती हैं उसका डिमांड का परफेक्टली इलास्टिसिटी एक स्लिपिंग लाइन के रूप में होता है। क्लियर है। अगर आपसे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछें कि वाई यहाँ पे जो परफेक्टली कंपटीशन है वहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक मेन होने का कारण क्या होता है, क्योंकि जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्म प्राइस टेकर होने की वजह से जो यहाँ फर्म का जो डिमांड कर्व है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, एक बिल्कुल सीधी रेखा के रूप में होता है।
ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे ये मेन रीज़न क्या बताया गया है कि यहाँ पे सिर्फ कोई भी प्राइस में कोई भी जो कह सकते हैं एडजस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि मूल्य सिर्फ फर्म इंडस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पे फर्म है वो एडजस्ट नहीं कर सकती प्राइस के साथ में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डिमांड कर्व रहता है फर्म का वो एक परफेक्टली इलास्टिसिटी पूर्णता लोचदार एक बड़ी रेखा के रूप में होता है, एक स्लिपिंग रेखा के रूप में इसका डिमांड कर्व होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अप्रोच, यानी कि फर्म के साम्य के दृष्टिकोण है, यानी फर्म का साम्य निर्धारण करने का जो दृष्टिकोण है उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी कि फर्म का जो साम्य है उसको निर्धारण करने के 2 अप्रोच बताए गए हैं। फर्स्ट है TRTC यानी कुल आगम और कुल लागत वक्र। सेकंड है मार्जिनल एंड एवरेज कर्व यानी सीमांत और औसत वक्र। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट की मेथड की। TR यानी कुल जो आपका आगम है और कुल लागत है यानी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की। OX और OX पे हमने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और OY पे बताया है TR और TC। यहाँ पे आपने देखा कि TR का मतलब क्या हो गया, कुल आगम या कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू। देखिए, जो भी उत्पादन करने वाला होता है यानी कि जो फर्म्स होती हैं वो डिफरेंट क्वांटिटी में क्या करती हैं, सेल करती हैं, यानी विभिन्न मात्राओं में बेचने की कारण यानी मेन जो है कारण क्या होता है, टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस आता है वो मेन कारण क्या होता है कि जितने भी फर्म्स होते हैं वो अलग अलग क्वांटिटी में अपने उत्पादन को सेल करती हैं, इसीलिए टोटल रेवेन्यू में भी चेंजेस आता है। और जो टोटल कॉस्ट होती हैं वो आप देखते हैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होती है, फिर कम होती है और फिर सडनली एक टाइम के बाद वो ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है। तो देखिए, हमने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू दिखाया है, ठीक है, इस डायग्राम में। और TC आपने देखा जो टोटल कॉस्ट है वो क्या हो रही है, स्टार्टिंग में आपकी बहुत ज़्यादा TR से ज़्यादा हो रही है और फिर वो धीरे धीरे कम होती है और फिर सडनली बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 3 कंडीशन होगी। 3 कंडीशन कौन कौन सी होगी, उस कंडीशन में आएगा सबसे पहला आपका एक तो लॉस की कंडीशन, एक आएगा ब्रेक इवन पॉइंट और एक आता है मैक्सिमम प्रॉफिट। इस डायग्राम में हम 3 डिस्कस करेंगे, लॉस यानी हानि का पॉइंट, फिर ब्रेक इवन पॉइंट को कहते हैं सम विच्छेद बिंदु। सम विच्छेद बिंदु को हम कह सकते हैं नो प्रॉफिट और नो लॉस, यानी कि ना हानि ना कह सकते हैं ना हानि ना लाभ की स्थिति, और ये होता है अधिकतम लाभ का बिंदु, ठीक है। अब देखिए, स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो TC है यानी टोटल कॉस्ट है वो आपके देखिए ये रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू से ये टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, यानी कि ये जो आपका टोटल रेवेन्यू है उससे टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है आपकी टोटल कॉस्ट, यानी आपकी कॉस्ट ज़्यादा है। कॉस्ट क्या है, ऊपर है TR से, टोटल रेवेन्यू कुल आगम से आपकी कुल लागत ज़्यादा आ रही है, ये ऊपर की तरफ। तो ये जो कंडीशन कहलाती है ये कहलाती है आपकी लॉस की कंडीशन। लॉस की कंडीशन क्यों, क्योंकि जब टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा आपका कुल आगम है उससे ज़्यादा आपकी कुल लागत आ रही है, तो ये क्या बताएगी, लॉस की कंडीशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब आपकी यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे M बिंदु पे हमने M पॉइंट रखा है, उसमें देखा कि जो टोटल कॉस्ट है और टोटल रेवेन्यू है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यानी काट रही हैं, ठीक है। तो M बिंदु पे भी ये एक काटा है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, ये टच हो रही है M बिंदु पे और दूसरा कहाँ हो रहा है, N बिंदु पे, यानी ये यहाँ पे। तो M पॉइंट आपका और N पॉइंट ये चीज़ क्या बता रही है, ये पॉइंट M और N पॉइंट ये बता रहा है कि यहाँ पे TC बराबर TR है, TC बराबर TR। इस कंडीशन को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है सम विच्छेद बिंदु, जहाँ पे कोई भी लाभ और कोई भी हानि नहीं होती है, ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस के लिए 10,000 लगाया, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है 10,000, बिजनेस के लिए कितने लगाए 10,000, और आपको उस बिजनेस से मिल भी 10,000 रहा है, यानी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू बराबर है। तो देखिए, आपने जितना लगाया आपको उतना मिल गया, तो यहाँ पे ना आपको हानि हुई और ना आपको लाभ हुआ। क्लियर है, तो ये कंडीशन बता रहा है आपका M पॉइंट और N पॉइंट। क्लियर है, तो इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट।
अब देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट वहाँ होता है जहाँ हमारा टीसी और टीआर में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, यानी टीआर है वो ज़्यादा होगी किससे, टीसी से। ठीक है, तो टी आप लाभ की स्थिति में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट में क्या होता है कि हमारा टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि हमने देखा कि यहाँ पे देखा ये लाइन जो है वो किसकी है, टोटल रेवेन्यू की, और ये जो आपका यहाँ डिक्रीज हुआ है टोटल कॉस्ट, ये हुई टोटल कॉस्ट नीचे से जा रही है टोटल रेवेन्यू से। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस वाले गैप में सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यानी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो हमने देखा डी पॉइंट पे। तो डी पॉइंट आपका कहलाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट यानी अधिकतम लाभ। ठीक है, तो अधिकतम लाभ क्या हो रहा है, अधिकतम लाभ हमें वहाँ होगा जहाँ पे टीसी जो है वो कम होगी टीआर से। ये टोटल रेवेन्यू की लाइन जब ऊपर होगी तो इसका मतलब क्या है कि टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है, और टीसी देखिए इसकी नीचे से जा रही है, तो ये क्या आ रहा है, आपको प्रॉफिट की स्थिति बताएगा क्योंकि टोटल कॉस्ट से ज़्यादा आपको मिल रहा है। क्लियर है, तो ये बताएगा आपको टोटल प्रॉफिट का या मैक्सिमम प्रॉफिट का बताएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट है डी। एम एन क्या बताएगा, ब्रेक इवन पॉइंट का। ठीक है, और ये पी पॉइंट बता रहा है लॉस, और यहाँ पे भी आपने देखा कि ये टोटल रेवेन्यू जो है वो तो यहाँ है, लेकिन टोटल कॉस्ट उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये भी कंडीशन होगी लॉस की। क्लियर है, इसे आपको एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा मैंने किसी बिजनेस में 10,000 लगाया, इट्स माई टोटल कॉस्ट, ये मेरे टोटल कॉस्ट है, और अगर मुझे 10,000 ही मिले, टोटल रेवेन्यू भी आपको 10,000 है, दैट्स ये कौन सा पॉइंट होगा, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे M1 हो रहा था। क्लियर है, इसके साथ अगर मैंने किसी बिजनेस में 10,000 लगाया और मुझे वहाँ पे 13,000 मिल रहे हैं, 13,000, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, ये डी पॉइंट होगा जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। उसी जगह में अगर बताऊँ कि मैंने 10,000 किसी बिजनेस में लगाया और मुझे मिल रहा है 7,000, तो ये कंडीशन क्या होगी, लॉस की, जो कि हमने फर्स्ट में देखा पी पॉइंट में। तो ये डायग्राम था, क्या डायग्राम है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, कि फर्म का साम्य कहाँ होना चाहिए, कि एक फर्म को साम्य कहाँ मिलेगा, उस पॉइंट की ये बात कर रहा है। तो देखिए फर्म का जो साम्य होगा वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक है, क्लियर है, अधिकतम लाभ कहाँ हो रहा है, डी पॉइंट पे। ये कंडीशन आपको ये पिक्चर है आपको समझ में आई होगी कि टी आर और टी सी के बीच में जितना ज़्यादा अधिकतम डिफरेंस होगा वो आपको ये जो डिफरेंस होगा ये प्रॉफिट की बात बताएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट को बताएगा। ठीक है, और जब आपकी टी सी जो है टोटल कॉस्ट है वो ज़्यादा है, टोटल कॉस्ट कहाँ पे ज़्यादा आ रही है, ऊपर की तरफ ज़्यादा थी, तो ये क्या बताएगी, लॉस की। यहाँ पे भी ये लॉस की कंडीशन, ये भी लॉस की कंडीशन, ये भी लॉस। जब टीसी रेखा आपकी जो लाइन है टीसी लाइन वो आपका टीआर से ऊपर होगी, तो ये आपकी लॉस की कंडीशन। ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे टीसी और टीआर दोनों इक्वल होगा। आई होप आपको ये तीनों स्टेज या तीनों कंडीशन समझ में आई होगी। सेकंड डिस्कस करते हैं हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल एवरेज कर्व की। देखिए इसमें क्या है, ओ एक्स पे हमने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को बताया, ओ वाई पे हमने कॉस्ट एंड रेवेन्यू बता रहे हैं। ये हमने बनाया है एक आपका, यहाँ पे आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, ए आर बराबर एम आर, यानी प्राइस जो है वो एक क्या होती है, एक जैसी होती है, एक समान रहती है। यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा रहता है, बिल्कुल एक हॉरिजेंटल एक स्लीपिंग लाइन के रूप में रहता है। ये हमने बना दिया ए आर बराबर एम आर, यानी कि प्राइस जो है वो बिल्कुल यहाँ पे इक्वल रहेगी, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएगा। फिर हमने बनाया एक ए सी कर्व, क्या बनाया है, एवरेज कॉस्ट कर्व। क्लियर है आपको, उसके बाद में हमने बनाया एक MC कर्व। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया था कॉस्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, तो MC कर्व क्या कर रहा है, MC कर्व आपका बिल्कुल AC कर्व को उसके बीच के पॉइंट में कट करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर है, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया कि पहले हमने क्या बनाया, ए आर बराबर एम आर, यानी कि एक परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, एक हॉरिजेंटल लाइन में होता है, यानी क्षैतिज रेखा के रूप में। फिर हमने बनाया एवरेज कॉस्ट, और फिर हमने एक MC कर्व बनाया। ठीक है, तो MC कर्व जो है उसकी दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, MC कर्व हमेशा AC को उसके मिड पॉइंट पे काटते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे बताया कि फर्म का इक्विलिब्रियम यानी फर्म को साम्य तब होगा जब हमें
MC बराबर MR हो, MC बराबर MR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू हो, तो वहाँ अधिकतम लाभ का बिंदु होगा। अधिकतम लाभ का मतलब है फर्म का साम्य होगा। जिस तरह से हमने इस डायग्राम में देखा ना कि दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, TC और TR में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा वो हमें प्रॉफिट का अर्न देगा, यानी TR जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब उसकी जो लाइन है वो TC से ऊपर होनी चाहिए। तो ठीक है, तो उसी तरह से इसमें कंडीशन बताई कि फर्म को साम्य यानी फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे MC बराबर MR होगा, या वो कहलाएगा मैक्सिमम पॉइंट प्रॉफिट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपने देखा MR कहाँ है, एक स्लिपिंग लाइन के रूप में, ये देखिए MR। MC कहाँ है कि भाई MC यहाँ पे ये इसे कट करके जा रहा है, तो MC ध्यान रखिएगा MR को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, एक कर रहा है यहाँ पे, यहाँ से ये जा रहा है MC, ठीक है, और MR कहाँ है, ये एक लाइन के रूप में MR है, तो MR यहाँ पे L बिंदु पे टच कर रहा है। दूसरा वो क्या कर रहा है, जब वो यहाँ AC को काट के आगे की तरफ बढ़ रहा है तो M बिंदु पे, यानी कि ये जो MC बराबर हम कह सकते हैं MR, ये 2 पॉइंट पे हो रहा है L और M पे। तो L और M क्या दोनों ही इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे फर्म के? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए L जो है वो क्या कर रहा है, मिनिमम लॉस पॉइंट को बताएगा। मिनिमम लॉस पॉइंट का मतलब है कि इस कंडीशन में एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि MC हमेशा नीचे से काट कर जब AC को जाएगा वो फर्म का साम्य होगा, और इस कंडीशन में आपने देखा कि जो आपका MR है वो MC को MC क्या कर रहा है, ऊपर से कट करके जा रहा है, तो ऊपर से टच होने के कारण ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। जबकि आपने देखा कि MC है वो इस पॉइंट पे M बिंदु पे नीचे से क्या कर रहा है, MR को कट करके आगे बढ़ रहा है, दैट्स कॉल्ड टू मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो ये फर्म का अधिकतम लाभ बिंदु होगा और L बिंदु मिनिमम लॉस पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये है आपका डायग्राम, यानी कि यहाँ पे L बिंदु पर लॉस की कंडीशन